Everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education. Myself Radha, and today we are going to discuss about protein biosynthesis as well as calorific value of protein. And this lecture is mainly beneficial for the aspirant who are preparing for Rajasthan and Haryana Food Safety Officer exam. So let's get started with our today's lecture. आज हम लोग प्रोटीन बायोसिंथेसिस देखेंगे और प्रोटीन का क्या कैलोरीफिक वैल्यू होता है ये देखेंगे. सो प्रोटीन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लिविंग बॉडी. दे गिव स्ट्रक्चर टू द सेल एंड आर इन्वॉल्व इन वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन. प्रोटीन सेल्यूलर स्ट्रक्चर देने के लिए एज वेल एज बायोकेमिकल रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट करता है. प्रोटीन का सिंथेसिस जिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है उसको कहा जाता है ट्रांसलेशन. Following the rule of central dogma, DNA undergo the process of transcription to produce RNA and mRNA with the help of tRNA and ribosome produce protein. So central dogma क्या होता है, जिसमें DNA क्या करता है, रेप्लिकेशन के थ्रू अपना कॉपी बना रहा है यहाँ पर, और DNA से RNA का बनना किस प्रोसेस के थ्रू देखने को मिलता है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू देखने को मिलता है. और आरएनए से प्रोटीन का बनना किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू. सो इस तरीके से प्रोटीन फॉर्म होता है या प्रोटीन सिंथेसाइज होता है. जब आरएनए वापस से डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है, रिवर्स प्रोसेस चल रही है, इसलिए इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हेल्प कौन करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. सो मेनली हमें जो फोकस करना है वो हमें फोकस करना है किस तरीके से डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन से और आरएनए से प्रोटीन बना ट्रांसलेशन से. क्लियर. सो हम लोगों को ये पता है कि प्रोटीन जो है वो किससे मिलके बनता है, अमीनो एसिड से. अमीनो एसिड से. और एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किसके थ्रू लिंक होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू. पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू. और इस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. क्लियर. सो यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखा रखा है, ये यूकैरियोट्स में किस तरीके से प्रोटीन बनता है वो दिखा रखा है. इस डायग्राम को देखने से पहले हमें पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है. अब अगर प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है, सो जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, ये न्यूक्लियस में तो देखने को नहीं मिलेगा. कहाँ देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म में. क्लियर. लेकिन इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए जो है ये न्यूक्लियस में बन रहा है. यानी प्रोकैरियोट्स का नहीं दिखा रखा. ये किसके बारे में बताया गया है, यूकैरियोट्स में किस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसके बारे में है ये डायग्राम. क्लियर. सो यहाँ पर डीएनए से आरएनए बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन से. उसके बाद इस आरएनए की प्रोसेसिंग की जाती है. प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है, जो इंट्रॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स यानी नॉन कोडिंग रीजन, जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, इन नॉन कोडिंग रीजन को स्प्लाइसिंग के प्रोसेस के थ्रू हटाया जाता है. और यहाँ पर जब एक्सोन रह जाते हैं यानी कोडिंग रीजन रह जाता है, इस तरीके से इसको प्रोसेस किया जाता है. प्रोसेसिंग के बाद में इस आरएनए को एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी बाहर की तरफ भेजा जाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है और वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं. सो ये प्रोसेस्ड एमआरएनए ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है. क्लियर. सो यानी कि यूकैरियोट्स के केस में रेप्लिकेशन कहाँ देखने को मिलता है, न्यूक्लियस में. ट्रांसक्रिप्शन कहाँ देखने को मिलता है, न्यूक्लियस में. और ट्रांसलेशन कहाँ देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म में. ये लोकेशन है. राइट. So what is protein synthesis? Protein synthesis
इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोटीन। कैसे प्रोड्यूस की जाती है? टू प्रोसेस आर परफॉर्म्ड टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए इनटू प्रोटीन। कौन कौन से दो प्रोसेस हैं? एक है ट्रांसक्रिप्शन और एक है ट्रांसलेशन। इन दो प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है? प्रोटीन बनाया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या देखने को मिलता है? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है? डीएनए से आरएनए बन रहा है। कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है डीएनए से आरएनए बनाने के लिए? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। सो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है, जो क्या करता है? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन जो होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, यानी आरएनटीपीज को ऐड करता है। और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करवाता है। क्लियर? सो फर्स्ट इन द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, कोडिंग रीजन ऑफ जीन इज कॉपी टू अ सिंगल आरएनए वर्जन ऑफ डीएनए। और मेनली यहाँ पर काम कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या करती है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम? आरएनटीपीज को ऐड करती है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करती है। और क्या बनाती है? फर्दर ये बनाती है आरएनए को। और ये आरएनए एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए हमें पता है 3 तरीके का होता है। और ये आरएनए क्या होता है? यूकैरियोट्स में प्रोसेसिंग के बाद में ये एमआरएनए ट्रांसफर होता है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद में ट्रांसलेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है और इस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्लियर? जैसा यहाँ पर दिखा रखा है कि डीएनए जो है उसका रेप्लिकेशन कहाँ देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा, यूकैरियोट्स में। उसके बाद में न्यूक्लियस में ही एमआरएनए की प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद साइटोसोल में उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा और वहाँ पर राइबोसोम क्या करेगा? उस एमआरएनए से बाइंड करेगा। टीआरएनए वहाँ पर प्रेजेंट होता है और इस तरीके से आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलता है। जो समरी है वो इस डायग्राम में क्लियरली यहाँ पर बता रखी है कि यूकैरियोट्स में किस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलता है, क्या क्या लोकेशन होते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोट्स की जब हम बात करते हैं वहाँ पर ना तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता, इसलिए कि सारा का सारा जो प्रोसेस है वो कहाँ देखने को मिलता है? साइटोप्लाज्म में। बट यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ये दोनों प्रोसेस कहाँ होते हैं? ये दोनों प्रोसेस होते हैं न्यूक्लियस में। और ट्रांसलेशन कहाँ होता है? ट्रांसलेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है साइटोसोल में। किसके केस में? यूकैरियोट्स के केस में। वहीं पर जब हम लोग प्रोकैरियोट्स की बारे में बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं, सो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसलिए जो सारा प्रोसेस है रेप्लिकेशन का, ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का, कहाँ देखने को मिलता है? साइटोसोल में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। So protein synthesis is a critical cellular process in prokaryotes and eukaryotes. Protein synthesis can be dissected into 3 stages. अब हम लोग मेनली फोकस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। मेनली इस प्रोसेस पे फोकस करेंगे कि आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। मेनली ट्रांसलेशन के ऊपर फोकस करेंगे। सो प्रोटीन सिंथेसिस can be dissected into 3 stages: initiation, elongation and termination. ये 3 स्टेज में डाइसेक्टेड होती है ये। Each stage has different protein and RNA molecule that play a role in efficient catalysis. Ribosome also has 3 main sites: acceptor site, peptide transfer site and exit site. यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में 3 स्टेज हैं: इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। यानी कि ट्रांसलेशन में 3 स्टेज हैं। क्लियर? और राइबोसोम के बारे में यहाँ बता रखा है कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। राइबोसोम में एक ई साइट होती है, एक पी साइट होती है, एक ए साइट होती है।
सो लेट मी शो यू। मेनली अगर हम लोगों को ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करना होता है, सो जो मेन रिक्वायरमेंट है, मेन रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्या क्या मेन रिक्वायरमेंट होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम लोगों को चाहिए mRNA यूकैरियोट्स के केस में, एज वेल एज tRNA चाहिए होगा, एज वेल एज अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम चाहिए होगी, सिंथेटेज एंजाइम। इसके अलावा अमीनो एसिड चाहिए होंगे, इसके अलावा अमीनो एसिड चाहिए होंगे, अमीनो एसिड और राइबोसोम, ये सारे हम लोगों को चाहिए होंगे ट्रांसलेशन या प्रोटीन बनाने के लिए। क्योंकि इतना हम लोगों ने देख लिया, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन बोला जाता है। और उस ट्रांसलेशन में 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इतना बेसिक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से प्रोटीन बनता है। सो प्रोटीन बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो है mRNA, tRNA, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, अमीनो एसिड और राइबोसोम, ये 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि mRNA, tRNA, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, राइबोसोम, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो ये जो फर्स्ट दिया गया है ये है tRNA। tRNA में यहाँ पर ये जो है ये है एक्सेप्टर आर्म, जहाँ पर अमीनो एसिड आके बाइंड करेगा। एक्सेप्टर यानी एक्सेप्ट करता है किसको, अमीनो एसिड को। ये यहाँ पर दिया गया है एंटीकोडोन आर्म या लूप, जहाँ पर क्या होगा, मान लो ये mRNA है और यहाँ पर कोई कोडोन है, इसका एंटीकोडोन प्रेजेंट होगा mRNA पे, और इस तरीके से ये काम करता है। ये tRNA का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है सेकंड वाला, ये है राइबोसोम का। राइबोसोम में एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। प्रोकैरियोट्स में जब हम बात करते हैं तो 70S होता है, यूकैरियोट्स में 80S होता है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये दिखा रखा है इन्होंने mRNA, और mRNA में स्मॉल सब यूनिट ने बाइंड कर रखा है पहले, यानी mRNA को सबसे पहले जो बाइंड करती है वो है राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट। इसके अलावा यहाँ पर देखो ये लार्ज सब यूनिट दिखा रखी है, ऊपर वाली जो यूनिट है ये है लार्ज सब यूनिट, जिसमें कि 3 साइट बता रखे हैं, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट। क्लियर? सो ये है राइबोसोम का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज का। अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर एक अमीनो एसिड के बारे में बात करते हैं, मिथियोनिन के बारे में। मिथियोनिन के बारे में ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है ये है एंजाइम, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम। ये क्या करती है, इस tRNA को, ये tRNA है, इसको यहाँ पे पकड़ती है, ये tRNA दिखा रखा है यहाँ पर। tRNA किसके लिए? ये स्टार्ट कोडोन मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए है, और हमें पता है tRNA में एक्सेप्टर आर्म भी होती है। सो इस tRNA से इस मिथियोनिन को बाइंड करवाती है ये एंजाइम, मिथियोनिन को, और यहाँ पर ATP की भी रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे ही मिथियोनिन इस tRNA से बाइंड होता है ये एंजाइम अलग हो जाती है, ये एंजाइम सेपरेट हो गई, और ये tRNA जो है ये किससे बाइंड हो गया, इस अमीनो एसिड से बाइंड हो गया, मिथियोनिन से। और जैसे ये बाइंड हो जाता है, इस tRNA को बोला जाता है चार्ज्ड tRNA। यानी कि हम लोग को ये समझ आ गया कि ये जो tRNA है ये किस तरीके से अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करेगा, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से। क्लियर? सो यहाँ पर देखो ये mRNA है, ये mRNA दिया गया है, ये tRNA है, ये यहाँ पर अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से इस एक्सेप्टर आर्म पर अमीनो एसिड ऐड हो गया। क्योंकि अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज का काम क्या होता है, tRNA को किससे बाइंड करवाना, अमीनो एसिड से, यानी चार्ज्ड फॉर्म में लाना।
क्लियर। सो यहाँ पर अमीनो एसिड की बाइंडिंग हो गई, और हमें पता है जितने अमीनो एसिड होते हैं, जितने 20 डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं, वो 3 लेटर कोड को कोड करते हैं, जैसे कि AUG, GUG, इस तरीके से। जैसे AUG किसके लिए है? स्टार्ट कोडोन मिथियोनिन के लिए है। सो इस तरीके से 3 लेटर कोड को कोड करते हैं। सो ये जो भी अमीनो एसिड को लेके आई है ये एंजाइम ने, जिस अमीनो एसिड से चार्ज करवाया है उसका यहाँ पर कोडोन है, और एंटी कोडोन यहाँ पर प्रेजेंट होगा mRNA में, यानी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तभी बाइंड होगा। सो इस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा tRNA का क्या काम होता है, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज का क्या काम होता है, mRNA का क्या काम होता है। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग किस तरीके से सारे रिक्वायरमेंट जो हम लोग को चाहिए थे, किस तरीके से अपना काम करते हैं। सो ट्रांसलेशन में भी 3 स्टेप्स होते हैं, एक बिगिनिंग, एक मिडल और एक एंड। ये 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। इनिशिएशन, पहला क्या होता है? इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है? इन दिस स्टेज राइबोसोम गेट टुगेदर विद द mRNA एंड द फर्स्ट tRNA, सो ट्रांसलेशन कैन बिगिन। इनिशिएशन में क्या किया जाता है? इनिशिएशन में हमें पता है mRNA से प्रोटीन बनता है, ये हमारे पास मान लो mRNA है, और इनिशिएशन में पहले राइबोसोम का स्मॉल सबयूनिट बाइंड करता है mRNA से। In this stage ribosome get together with the mRNA and first tRNA, so translation can begin। और हमें पता है यहाँ पर राइबोसोम के पास E साइट होती है, P साइट होती है और A साइट होती है। सो यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर कुछ बाइंड रहते हैं यहाँ पर, और जब यहाँ पर P साइट पर पहला tRNA अमीनो एसिड के साथ में बाइंड होके लग जाता है, उसके बाद में इनिशिएशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। देन बोला गया है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या किया जाता है? इन अमीनो एसिड को एक एक करके इन अमीनो एसिड को लगाया जाता है। इलोंगेशन में यानी इलोंगेट किया जाता है इस चेन को, और हमें पता है चेन ऑफ अमीनो एसिड बनती चली गई, यानी कि प्रोटीन बनता चला गया। क्लियर। टर्मिनेशन में क्या होता है? टर्मिनेशन लास्ट स्टेज होती है जब प्रोटीन बन के रेडी हो जाता है। सो यहाँ पर देखो इनिशिएशन में क्या होता है? इनिशिएशन में ये mRNA है, ये राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट है। दिस इज द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और ये जो है ये स्मॉल सब यूनिट है। सो यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर 3 साइट होते हैं, हमें पता है E साइट होता है, P साइट होता है और A साइट होता है। सो E साइट पर इनिशिएशन फैक्टर 1 बाइंड कर जाता है, A साइट पर इनिशिएशन फैक्टर 3 बाइंड कर जाता है, और P साइट पर जब पहला स्टार्ट कोडोन बाइंड करता है मिथियोनिन, उसके बाद में जो लार्ज सब यूनिट है ये भी बाइंड कर जाती है। और इस तरीके से इनिशिएशन यानी इनिशिएट हो गया प्रोटीन का सिंथेसिस, क्योंकि एक चार्ज tRNA आया है जिसने अमीनो एसिड यहाँ पर लगा दिया है, और इस तरीके से फिर इलोंगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। 1 बाय 1 अमीनो एसिड ऐड होते चले जाते हैं, tRNA अमीनो एसिड को उठा के लेके आता है और यहाँ पर ऐड करता चला जाता है। हम लोगों ने अब तक क्या देखा? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन बनता है। आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहा जाता है। इस ट्रांसलेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है इलोंगेशन, तीसरा होता है टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यानी कि हमारे पास में आरएनए है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। आरएनए भी बेसिकली कौन सा है? एमआरएनए, जो कि प्रोसेस्ड है। ये है हमारे पास में एमआरएनए। और यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो
UAC, ये कोई 3 न्यूक्लियोटाइड बाइंड है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये अपना मान लो tRNA है, ये tRNA अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम के हेल्प से, ये tRNA, ये कौन सा एंजाइम है, ये एंजाइम जो यहाँ पर दिया गया है, ये एंजाइम है अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम इस tRNA को चार्ज फॉर्म में लेके आता है। चार्ज फॉर्म यानी एक अमीनो एसिड को बाइंड करेगा, एक अमीनो एसिड को बाइंड करेगा, और यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। और जैसे ही इस tRNA से अमीनो एसिड बाइंड करता है, इस tRNA से जैसे ही अमीनो एसिड बाइंड करता है, ये एंजाइम जो है ये अलग हो जाती है। क्लियर? और ये tRNA पे जो अमीनो एसिड है उसका कोडोन यहाँ पर होता है। जैसे मान लो मिथियोनिन है, तो इसका कोडोन क्या होता है, AUG। और ये जो चार्ज tRNA है ये अपने कोडोन को यहाँ पर लाके ऐड कर देता है, और इस तरीके से यहाँ पर हमें पता है ये ट्रिपलेट कोड है, यानी ये एक अमीनो एसिड को कोड करता है, फॉर एग्जाम्पल मिथियोनिन। और इस तरीके से 1 बाय 1 क्या किया जाता है, 1 बाय 1 यहाँ पर ट्रिपलेट कोडोन जो है ऐड किए जाते हैं, यानी एक एक अमीनो एसिड ऐड किया जाता है। और इस इलोंगेशन प्रोसेस को बोला जाता है सेकंड स्टेप, दैट इज इलोंगेशन। और जब पॉलीपेप्टाइड का चेन बन के रेडी हो जाता है, तब टर्मिनेशन का प्रोसेस किया जाता है, यानी टर्मिनेट किया जाता है जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन रेडी हो जाता है। आई होप आपको तीनों स्टेप क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन जो है ये परफॉर्म किया जाता है। सो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन के लिए। सो हम लोग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में किन किन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन के लिए मेनली यहाँ पर 3 फैक्टर्स होते हैं। इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 1 जो कि ए साइड से बाइंड करेगा राइबोसोम के, इनिशिएशन फैक्टर 2 एज वेल एज इनिशिएशन फैक्टर 3। इनिशिएशन फैक्टर 3 किससे बाइंड करेगा, पी साइड से। इसके अलावा इलोंगेशन के लिए कौन कौन से होते हैं, इलोंगेशन के लिए प्रोकैरियोट्स के केस में कुछ फैक्टर्स होते हैं। सो इलोंगेशन, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को इलोंगेट करने के लिए प्रोकैरियोट्स के केस में मेनली इलोंगेशन फैक्टर TU, इलोंगेशन फैक्टर TS एंड इलोंगेशन फैक्टर G, ये मेनली काम करते हैं। क्लियर? G का काम होता है ट्रांसलोकेशन का। देन टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में भी कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। मेनली रिलीजिंग फैक्टर काम करेंगे, रिलीजिंग फैक्टर 1 एंड रिलीजिंग फैक्टर 2। और ये जब GGQ इस कोडोन को रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको रिकॉग्नाइज करते टर्मिनेट कर देते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस को, एज वेल एज रिलीजिंग फैक्टर 3 जिसकी एफिनिटी GDP के लिए देखने को मिलती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में यूकैरियोट्स के केस में भी कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है इनिशिएशन के लिए। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सो यूकैरियोट्स के केस में यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर A, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। जब हम लोग इलोंगेशन के बारे में बात करते हैं, सो इलोंगेशन के लिए यूकैरियोट्स में किन किन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है इलोंगेशन के लिए?
यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 बीटा एंड यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और टर्मिनेशन के लिए यूकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1 और 2, इन्हीं की रिक्वायरमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये भी GGQ के लिए एफिनिटी रखते हैं, जहाँ पर भी GGQ को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं वहाँ पर ये डिटैच हो जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत लेंथी टॉपिक है। सो यहाँ पर देखो DNA से RNA कैसे बना, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, जहाँ पर RNA पॉलीमरेज एंजाइम ने काम किया। उसके बाद में जब यहाँ पर RNA बन के रेडी हो गया, देन यहाँ पर राइबोसोम आता है। राइबोसोम के भी 2 सब यूनिट होते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, एज वेल एज यहाँ पर tRNA जो है वो काम करता है। और इस तरीके से यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलता है। सो पहला स्टेप क्या था, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या हुआ, इन ऑर्डर फॉर ट्रांसलेशन टू स्टार्ट वी नीड अ फ्यू की इंग्रेडिएंट, दीज इंक्लूड राइबोसोम। राइबोसोम में भी एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। एन mRNA, एक mRNA की रिक्वायरमेंट होती है और tRNA की रिक्वायरमेंट होती है, ये हम लोगों ने देख लिया। ड्यूरिंग इनिशिएशन दीज पीस मस्ट कम टुगेदर इन जस्ट द राइट वे। और जब इनिशिएशन होता है तो राइबोसोम, mRNA, tRNA, अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज, ये सारे मिलके काम करते हैं, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। द मोलिकुलर सेटअप नीड टू स्टार्ट मेकिंग अ न्यू प्रोटीन। और इन सब की रिक्वायरमेंट किस लिए होती है, प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। ट्रांसलेशन इनिशिएशन गोज लाइक दिस, फर्स्ट द tRNA कैरिंग मिथियोनिन अटैच टू द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन में tRNA जो है वो मिथियोनिन अमीनो एसिड से बाइंड करता है, क्योंकि मिथियोनिन क्या है, स्टार्ट कोडोन है। टुगेदर दे बाइंड टू द 5' एंड ऑफ mRNA। और जब tRNA अमीनो एसिड से बाइंड करता है, उसके बाद में उसको mRNA का जो कोडोन होगा उसके साथ में अटैच करवाया जाता है। और इस तरीके से प्रोसेस जो है आगे की तरफ प्रोसीड होती है। देन आता है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या किया जाता है, इलोंगेशन इज द मिडल स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन। इलोंगेशन का जैसा नाम है वैसा ही काम है। इलोंगेशन मीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन गेट लॉन्गर, इलोंगेट होती चली जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन। सो आवर फर्स्ट मिथियोनिन कैरिंग tRNA स्टार्ट आउट इन द मिडल स्लॉट ऑफ द राइबोसोम कॉल्ड द P साइट। हमें पता है राइबोसोम में E साइट होती है जिसको एग्जिट साइट बोलते हैं, एक P साइट होती है, एक A साइट होती है। सो इस तरीके से मिथियोनिन जो है P साइट पर आ जाता है और 1 by 1 अब अमीनो एसिड जो है ऐड होते चले जाते हैं और इनमें पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो ऐड होता चला जाएगा। नेक्स्ट इट टू द फ्रेश कोडोन इज एक्सपोज्ड इन अनदर स्लॉट। और जो नेक्स्ट अमीनो एसिड है वो कहाँ पर ऐड होता है, A साइट पर, एंड द A साइट विल बी द लैंडिंग साइट फॉर द नेक्स्ट tRNA। Once the matching tRNA landed in the A site, it's time for the action, that is the formation of peptide bond। क्योंकि फर्स्ट हमारा मिथियोनिन ऐड हो गया था, अब A साइट पे एक नया अमीनो एसिड आके बाइंड किया है, अब क्या किया जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड को ऐड किया जाएगा इनके बीच में। And this step transfer the methionine from the first tRNA onto the amino acid of second tRNA. Once the peptide bond is formed, the mRNA is pulled onward through the ribosome by exactly 1 codon, and this shift allow the first empty tRNA to drift out by the exit site. अब हम लोगों ने अमीनो एसिड तो ले लिया है, tRNA जो है वो अकेला रह गया क्योंकि अमीनो एसिड हम लोगों ने ले लिया। अब इस tRNA को क्या किया जाता है, एम्प्टी tRNA को ड्रिफ्ट आउट किया जाता है बाय द एग्जिट साइट। और इस तरीके से पूरा साइकिल जो है रिपीट किया जाता है। देन आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन एंड इन अ प्रोसेस कॉल्ड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन हैपेंस व्हेन अ स्टॉप कोडन इन द mRNA UAA, UAG, UGA एंटर द साइट। टर्मिनेशन कब आ जाता है, जब स्टॉप कोडन जो है वो आ जाता है A साइट पर। प्रोटीन का सिंथेसिस किससे स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट कोडन से, मिथियोनिन से। यूकैरियोट्स में मिथियोनिन, प्रोकैरियोट्स में फोमाइल मिथियोनिन से। सो प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हुआ था स्टार्ट कोडन से, और स्टॉप होगा स्टॉप कोडन जैसे ही आ जाएगा।
स्टॉप कोडोन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रोटीन कॉल्ड रिलीज फैक्टर। हम लोग ने देखा रिलीजिंग फैक्टर कौन कौन से, रिलीजिंग फैक्टर 1, 2 एंड 3। ये क्या करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करेंगे स्टॉप कोडोन को, और जैसे ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे फर्दर अमीनो एसिड को ऐड नहीं किया जाएगा और पॉलीपेप्टाइड के चेन को वहीं पर रोक दिया जाएगा। सो इस तरीके से जो है प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलता है। यहाँ पर ये कैलोरीफिक वैल्यू बताए गए हैं, किसकी कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। सो फैट की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 9 कैलोरीज पर ग्राम होती है, अल्कोहल की 7 कैलोरीज पर ग्राम होती है, प्रोटीन की 4 कैलोरीज पर ग्राम होती है। कितनी होती है, 4 कैलोरीज पर ग्राम। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की 4 कैलोरीज पर ग्राम एंड शुगर और कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज पर ग्राम। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.